अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि रिसेंटली मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैंने सीएसएस सोशियोलॉजी के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें आप में से वो लोग जो कि सीएसएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड इफ़ दे ऑप्ट फॉर सोशियोलॉजी, तो आपको वहाँ से कंटेंट मिल जाएगा सीएसएस प्रिपरेशन की प्लेलिस्ट से, जहाँ पे मैंने 2016 से लेके 2024 तक जितने भी पास्ट पेपर्स हैं उन सबको वन बाय वन लिस्ट डाउन किया है, उनके टॉपिक्स को, और देन मैं उन टॉपिक्स पे वन बाय वन वीडियोस अपलोड करूँगी सो दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर दैट। सो लास्ट टाइम मैंने कंटेंट शेयर किया था रिगार्डिंग 2016 टॉपिक्स। 2016 के पेपर में जो टॉपिक्स आए थे उन पे मैंने वीडियोस बना के आपके साथ शेयर कर दी थी। आज के इस वीडियो में हम 2018 के सीएसएस सोशियोलॉजी पेपर में जो सवाल आए थे उनमें से एक टॉपिक था हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी के ऊपर, तो हम इस पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि सोशियोलॉजी का ओरिजिन कैसे हुआ और सोशियोलॉजी कैसे डेवलप हुई एज अ सब्जेक्ट। अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं मेरी तरह जिनको हिस्ट्री के बारे में पढ़ना बहुत बोरिंग लग रहा होता है, बट समटाइम्स कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके बारे में जानना ज़रूरी होता है सो दैट हमें उस सब्जेक्ट के बारे में पता चल सके। सो ये ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बैकग्राउंड में भी ऑब्वियसली मैं आपके साथ अभी हिस्ट्री डिस्कस करूंगी, बट ये बहुत बोरिंग नहीं होने वाला। मैं आपके साथ ब्रीफली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर दूंगी ताकि आपको आइडिया मिल जाए और अगर पेपर में सवाल आए तो फिर आप उसको अटेम्प्ट कर सकें। तो सोशियोलॉजी डेवलप हुई थी 3 हिस्टोरिकल एराज से गुजरने के बाद, यानी ये 3 वो एराज हैं जिनसे गुजरने के बाद सोशियोलॉजी इमर्ज हुई थी एज अ डिसिप्लिन। तो इसमें पहला एरा था एनलाइटनमेंट, जिसका ईयर आपके सामने लिखा हुआ है। देन दूसरा एरा था फ्रेंच रेवोल्यूशन। देन तीसरा एरा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। शायद आपने इन तीनों के बारे में सुना भी होगा और शायद नाम से आपको आइडिया भी हो रहा होगा कि इन एराज में कौन कौन सी सोशल एस्पेक्ट्स हुए थे या चेंजेस डेवलप हुए थे। तो सबसे पहले बात करते हैं एनलाइटनमेंट की। देखिए, अगर आप बैकग्राउंड में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़ गुजरी हैं जहाँ 2 तरह की कैटेगराइजेशंस थी। यानी एक सोसाइटी थी मास्टर स्लेव सोसाइटी, जिसमें एक तरफ मास्टर्स थे, दूसरी तरफ स्लेव्स थे। मास्टर्स का काम था हुक्मरानी करना, एक्सप्लॉयटेशन करना, डिस्क्रिमिनेशन कॉज करना, एंड ऑन दी अदर हैंड जो स्लेव्स थे वो गुलाम, एंड आप जानते हैं कि गुलामों के साथ किस तरह का सलूक हुआ करता था। तो टेक्निकल पॉइंट ये था कि उस दौर के लोगों के जहन में एक कॉन्सेप्ट था और वो कॉन्सेप्ट था गॉड्स विल। यानी वो समझते थे एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड्स विल। अगर आपको याद हो तो मैंने जब आपके साथ ऑगस्ट कॉम्टे के 3 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन माइंड भी डिस्कस किए थे जो कि 2016 के पेपर में आए हुए हैं, तो अगर आपने ईयरली प्रिपरेशन किएगा आप देखिएगा उसमें 3 स्टेजेस में वो यही बताता है कि सबसे इन्फीरियर या सबसे बिगिनिंग जो इनिशियल स्टेज होता है ह्यूमन माइंड का वो यही होता है कि ही एसोसिएट्स एवरीथिंग विद गॉड्स विल। तो उस टाइम के लोग भी, उनके साथ कुछ भी होता था सही या गलत, वो उसको एक्सेप्ट कर लेते थे क्योंकि वो समझते थे कि अगर हम स्लेव्स की फैमिली में पैदा हुए हैं सो दैट इज गॉड्स विल। खुदा चाहता है कि हम गुलामी की ज़िंदगी गुजारें। अगर हम अमीरों की फैमिली में कैटेगरी में पैदा हुए हैं, मास्टर्स की कैटेगरी में, सो इट इज़ ऑल्सो गॉड्स विल। तो हम अमीर हैं, हमारे पास प्रॉपर्टी है, ओनरशिप है, हम मास्टर्स हैं, तो हम एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं। जबकि अगर एक इंसान साइंटिफिकली सोचे या लॉजिकली सोचे तो ये सही नहीं है, ये नामुनासिब बात है कि सिर्फ इसलिए कि कोई इंसान एक पर्टिकुलर कैटेगरी या क्लास से बिलोंग करता है हम उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करें। लेकिन क्योंकि उस टाइम पर लोग इतने डेवलप नहीं थे, ह्यूमन माइंड डेवलप नहीं था, तो लोगों के जहन में यही आइडिया था गॉड्स विल, और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते थे उस टाइम के अमीर लोग, उस टाइम के मास्टर्स। फिर एक दौर आया जब सवाल उठना स्टार्ट हुए। The thinkers or the people of that time started to question about the reality of their existence, कि ये सब क्यों हो रहा है। जब सवाल उठना शुरू होते हैं ना, वहीं से एनलाइटनमेंट शुरू होती है। यानी एक तहरीक आप कह लें, एक रोशनी की किरण शुरू हुई जब लोगों ने सवाल करना शुरू किए कि ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट्स गॉड्स विल कि हम एक खास फैमिली में पैदा हुए हैं, बट इट्स नॉट गॉड्स विल कि हमारे साथ ज्यादती हो, हमारे साथ गलत रवैया इख्तियार किया जाए, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो, इनइक्वालिटी हो। खुदा ये कभी नहीं चाहता। दुनिया का कोई भी मजहब उठा के आप देख लें, वो अमन का मैसेज ही दे रहा होता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि गॉड चाहता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो। सो एनलाइटनमेंट में वो सवाल आना शुरू हुए, रोशनी आना शुरू हुई। थिंकर्स स्टार्टेड टू क्वेश्चन।
उसके बाद आता है फ्रेंच रेवोल्यूशन का दौर। ये कब आया? अगेन जैसे मास्टर स्लेव से वैसे ही एक कैटेगरी थी फ्यूडल्स और लैंडलेस पीपल। फ्यूडल्स जो हैं जिनको जागीरदार कहते हैं, एट द टाइम उनका बहुत उरूज था, फ्यूडलिज्म जागीरदाराना निज़ाम का बहुत उरूज था। तो होता ये था कि फ्रेंच सोसाइटी के अंदर जो लैंडलेस लोग थे उनके साथ ज्यादती, उनके साथ बुरा रवैया, उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन, प्लस एक दौर आता है जब सख्त सर्दी का दौर आता है और तकरीबन 40,000 लोग स्टारवेशन की वजह से मर जाते हैं। और उन 40,000 लोगों में वही लोग थे जो कि आवाम का हिस्सा थे, गरीब लोग थे। तो तब लोगों को इस चीज़ की रियलाइजेशन हुई कि हमारे साथ गलत हो रहा है। फ्रेंच सोसाइटी में लोगों के जहन में आइडिया आया कि ये गलत है, हमारे साथ ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इट इज़ इनजस्टिस। तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑफ दैट टाइम माइग्रेटेड टूवर्ड्स द अर्बन सेंटर ऑफ दैट टाइम, जो कि पेरिस था। उस दौर का अर्बन सेंटर पेरिस था, जहाँ पे बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल ने माइग्रेट किया कि भाई हमें यहाँ नहीं रहना है फ्रेंच सोसाइटी में, हम पेरिस जा रहे हैं, हम कमाएंगे लार्ज स्केल पे और हम अपना खुद खाएंगे, हमें किसी की गुलामी में नहीं रहना है। क्योंकि हम गुलामी भी कर रहे हैं और फिर एट दी एंड हमें कोई सहूलियात भी प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं, उल्टा हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। हमारे लोग मर रहे हैं, हमारी आने वाली नस्लें तबाह हो जाएंगी। तो ये वो दौर था फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसलिए कहलाया क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ पीपल ने माइग्रेट किया उस दौर में टूवर्ड्स दी अर्बन सेंटर और फ्यूडलिज्म का डाउनफॉल आ गया। क्योंकि ज़ाहिर है जब आवाम नहीं रहेगी तो फिर हुकूमत क्या करेगी। फिर आता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दौर। ये वो दौर है जिसमें लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई। यानी ये कॉन्सेप्ट कि खेती बाड़ी करके कमाने के बजाय जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको शिफ्ट कर लें फ्रॉम एग्रीकल्चरल टू इंडस्ट्रियल और लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग करें, मशीन्स लगा दें और मशीन्स पे काम करें। जहां आप 100 चीज़ें बना रहे हैं वहाँ 1000 चीज़ें बनाएंगे। और फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौर में एक नए इकोनॉमिक सिस्टम ने जन्म लिया जिसका नाम था कैपिटलिज्म, जिसके बारे में भी सवाल आता है। Capitalism is an economic system which was emerged in industrial revolution and it is an economic system which is based on the concept of profit. ये बेसिकली प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। यानी यहाँ पे भी दो क्लासेस हैं, एलीट क्लास और वर्किंग क्लास। एलीट्स वो हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस के मालिक हैं और इंडस्ट्रीज़ लगा देते हैं और फिर इंडस्ट्रीज़ में वर्किंग क्लास आके काम करती है, मजदूर तबका काम करता है दिन रात और फिर जो प्रॉफिट जनरेट होता है वो वाला इकोनॉमिक सिस्टम कैपिटलिज्म है। तो आई होप आपको ये तीनों एरा समझ आ गए होंगे और ये वो एरा है जिनसे गुजरने के बाद हम गॉड्स विल से थियोलॉजिकल स्टेज से साइंटिफिक स्टेज की तरफ मूव भी हुए और सोशियोलॉजी भी इमर्ज हुई और बहुत सारे थिंकर्स भी आए। सो ऑब्वियसली सोशियोलॉजी इमर्ज्ड एज अ डिसिप्लिन। I hope it was understandable. For more videos related to CSS, stay connected. Thank you so much. Have a good time.